Hello students, how are you? I hope you are fit and fine at your home and doing your homework regularly. Students, चैप्टर 7 आवर पास्ट की फर्स्ट वीडियो मैं आपके पास सेंड कर चुकी हूँ। चैप्टर 7 ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज। इसकी फर्स्ट वीडियो में हमने व्हाट इज ट्राइब सोसाइटीज, जो ट्राइब सोसाइटीज़ हैं इंडिया के किन किन पार्ट्स में ये पाई जाती हैं, वो वर ट्राइबल पीपल, किस प्रकार की इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, कस्टम्स हैं, ये मैप पर दिखा रखे हैं अलग अलग, जो सारी हमारे इंडिया के अंदर जो जो हमारी ट्राइबल सोसाइटी पाई जाती हैं, इनके बारे में हमने रीड किया। व्हाट इज क्लैन के बारे में हमने रीड किया। महाराष्ट्र के अंदर, कर्नाटका के अंदर जो जो ट्राइब सोसाइटी है इनके बारे में हमने अच्छी तरह से रीड किया। टुडे वी स्टार्ट नाउ द चैप्टर रिमेनिंग पार्ट, हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लिव्स। कैसे जो घुमंतु व्यक्ति हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। नोमैड्स होता खानाबदोश भी बोलते बेटा, जो एक जगह परमानेंट जगह सेटल नहीं होते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, तो उनको नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल बोलते हैं। तो जो घुमंतु और खानाबदोश व्यक्ति हैं वो कैसे रहते थे, इसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। वीडियो को ध्यान से सुनना है। जो नोमैडिक पेस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, मूव ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विद देयर एनिमल्स, अपने पशुओं के साथ मूव करते रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। दे लिव्ड ऑन मिल्क एंड अदर पेस्टोरल प्रोडक्ट्स, तो वो अपना जीवन यापन दूध और दूसरे पशुओं के जो प्रोडक्ट होते हैं उस पर निर्भर करते हैं, पशुओं से मिलने वाली चीज़ों पर अपना गुजारा करते थे। दे आल्सो एक्सचेंज वूल्स, घी एक्सेट्रा, वो दूसरे व्यक्तियों को अपने पशु से मिलने वाला जो घी मिलता था या ऊन मिलती थी वो एक्सचेंज कर लेते थे, बदल लेते थे। विद सेटल्ड एग्रीकल्चर फॉर ग्रेन, जो वहाँ एक जगह पर रहने वाले एग्रीकल्चर थे, खेती करने वाले थे, उनसे अनाज ले लेते थे, क्लोथ लेते थे, यूटेंसिल लेते थे और अदर प्रोडक्ट। तो उनके पास क्या होता था, वूल और घी होता था। उसके बदले में वो जो एग्रीकल्चरलिस्ट थे, किसान थे, उनसे ग्रेन अनाज ले लेते थे, कपड़े ले लेते थे, बर्तन ले लेते थे और दूसरे प्रोडक्ट ले लेते थे। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन है हमारे यहाँ। जो नोमैडिक पेस्टोलॉजिस्ट हैं या एग्रीकल्चर है, सेटल एग्रीकल्चरलिस्ट हैं, वो आपस में क्या किन चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं, तो ये हमारे लेसन के अंदर क्वेश्चन भी है। अब हम देखते हैं। अभी यहाँ दे रखा है फिगर 2 और 3 में, जैसे फिगर 2 में दे रखा है ये हंटिंग करते हुए हैं, और ये दूसरे में दे रखा है, ये फिगर 3 में दे रखा है चेन ऑफ मोबाइल ट्रेडर्स कनेक्ट्स, यानी कि जो व्यापारी हैं एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। इंडिया टू द आउटसाइड वर्ल्ड, यानी भारत या दूसरे वर्ल्ड के दूसरे हिस्सों में। एयर यू सी नट्स बीइंग गैदर्ड एंड लोडेड इन बैक ऑफ कैमल, तो यहाँ क्या दिखाया गया है, जो प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स हैं, नट्स हैं, वो कैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं और उनको कैसे कैमल की बैक पर लाद कर लोड करके उसको भेजा जा रहा है दूसरे। सेंट्रल एशिया ट्रेडर्स बोट सच गुड्स ऑफ इंडिया, जो सेंट्रल एशिया के व्यापारी थे वो बहुत सारी वस्तुएं इंडिया से खरीदते थे, मंगवाते थे। बंजाराज एंड अदर ट्रेडर कैरिड दीज टू लोकल मार्केट, जो बंजारे होते थे वो अपने एनिमल्स पर बैलगाड़ी पर या दूसरी गाड़ियों में बाजार में ले जाते थे। तो ये क्या थी, ये जो ट्राइबल सोसाइटीज थी ये इनकी एक्टिविटीज है। दे बोट एंड सोल्ड दीज गुड्स, जो सामान वो फॉरेस्ट से इकट्ठा करते थे, गैदर करते थे, उनको बेचते थे। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमकर। ट्रांसपोर्टिंग देम ऑन देयर एनिमल्स, अपने एनिमल्स पे की पीठ पर रखकर उसको दूसरे स्थानों पर ले जाते थे। बंजारा वर द मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रेडर्स नोमैड, अब हम यहाँ बंजारा के बारे में रीड कर रहे हैं। इंपोर्टेड ट्रेडर नोमैड्स थे, यानी घुमंतु व्यापारी थे। देर कारवां काल टांडा, अब पूछा जा सकता है जो बंजारों का ग्रुप होता था उसको किस नाम से जाना जाता था, टांडा के नाम से। उनका जो कारवां निकलता था, ग्रुप निकलता था पीपल्स का इकट्ठा होकर, उसको टांडा बोलते थे। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, जिसके बारे में हमने चैप्टर 3 में रीड किया था, यूज द बंजारा टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन टू द सिटी मार्केट, तो वो उस टाइम में, खिलजी के टाइम में जो बंजारों का प्रयोग किया जाता था, उनके जो एनिमल्स होते थे उनके पास जो कार्ट होती थी, गाड़ियां होती थी, उनका प्रयोग किया जाता अनाज को ट्रांसपोर्ट करने में। कहाँ से, सिटी मार्केट, मार्केट में भेजने के लिए। एम्परर जहांगीर के टाइम पे रोट इन हिज मेमोरीज, उसने अपनी उसमें लिखा है कि बंजारा कैरिड ग्रेन ऑन अदर बुल्लक्स फ्रॉम डिफरेंट एरिया, तो बंजारे अपने जो बुल्लक होते हैं बैलों की मदद से अनाज को दूसरे एरिया में ले जाते थे एंड सोल्ड इट, उसको बेचते थे इन टाउन, कस्बों में। दे ट्रांसपोर्ट फूड ग्रेन फॉर द मुगल आर्मी ड्यूरिंग मिलिट्री कैंपेन, जब मुगल कभी युद्ध लड़ रहे होते थे सेना के लिए भी वो खाना भिजवाने का काम करते थे। किससे, बंजारों के एनिमल्स से, उनकी गाड़ियों से। विद ए लार्ज आर्मी देयर कुड बी 1000 बुलक कैरिंग ग्रेन, तो उसके टाइम
जो कितनी सेना थी में कितने बैल थे अनाज ढोते थे, 1 लाख जो बैल थे वो यूज किए जाते थे। अब यहाँ देखते हैं नोमैड्स एंड इटिनेरेंट्स ग्रुप्स क्या होते हैं। ये जो घूमने वाले हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो यहाँ दिखाया गया नोमैड्स आर वेंडरिंग पीपल्स, ये घुमंतु व्यक्ति होते हैं नोमैड्स एक स्थान से दूसरे। मैनी ऑफ देम आर द पेस्टोलिस्ट हु रोम फ्रॉम वन पेस्चर टू अनदर, वो कई पशुपालक होते हैं जो अपने पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पास्चर यानी कि घास के मैदानों की सर्च में इधर से उधर घूमते रहते हैं। अपने जो शिप है उनके ग्रुप को और जो गोड्स हैं एनिमल्स हैं उनके ग्रुप को ले जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। इसी तरह से इटिनेरेंट जो ग्रुप है सच एज क्राफ्ट पर्सन है, पेडलर्स हैं, एंटरटेनमेंट ट्रेवलर्स हैं, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस प्रैक्टिसिंग देयर डिफरेंट ऑक्यूपेशन बोथ नोमैड्स एंड इटिनेरेंट्स ग्रुप्स ऑफन विजिट द सम प्लेसेस एवरी ईयर। तो ये इसी प्रकार जो क्राफ्ट पर्सन हैं, पेडलर्स हैं, फेरी वाले हैं और जो दूसरे काम करते हैं जैसे नृत्य करने वाले हैं, तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते हैं और लोगों को अपनी चीज़ों को बेचते रहते हैं, एक्सचेंज करते रहते हैं। अब हम यहाँ बंजारा के बारे में देखते हैं क्या दे रखा बॉक्स में। पीटर मंडी एक व्यक्ति का नाम है, इंग्लिश ट्रेडर है, अंग्रेज व्यापारी है। हु केम टू इंडिया ड्यूरिंग द अर्ली 17th सेंचुरी, वो भारत में आया था कब 17th सेंचुरी के दौरान। ही हैज डिस्क्राइब द बंजारा, उसने बंजारों के बारे में बताया है। इन द मॉर्निंग वी मीट ही ठांडा ऑफ बंजारा, मॉर्निंग में वे बंजारों के ग्रुप से किसे मिले विद 1400 ऑक्सन, उनके पास 14,000 बैल थे। एंड दे वर ऑल लेडन विद ग्रेन्स, और उन सब पर अनाज को रखा गया था, लादा गया था, सच एज द व्हीट एंड राइस, जिसमें गेहूं और चावल। दीज बंजारा कैरी देयर हाउस होल्ड वाइफ्स चिल्ड्रन, और उसके साथ साथ अपने एनिमल्स पर जो अनाज रख रखा था उसके साथ साथ उनके परिवार के बच्चे भी थे, उनकी बीवियां भी अपने साथ होती थी, उनको साथ लेकर चलते थे। वन टांडा कंसिस्ट ऑफ मैनी फैमिलीज, एक टांडा में कई सारे परिवार इकट्ठे होते थे। देयर वर लाइफ सिमिलर टू दैट ऑफ कैरी हु कंटिन्यूसली ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर रेगुलरली कंटिन्यू लगातार यात्रा करते रहते थे। दे ओन देयर ऑक्सन, उनके कई अपने बैल होते थे। दे आर समटाइम हायर्ड, कई बार वो किराए पर भी लेते थे मर्चेंट के द्वारा, बट मोस्ट कॉमनली दे आर देमसेल्फ मर्चेंट, कई बार वो खुद ही अपने आप व्यापारी बन जाते थे। दे बाय ग्रेन वेयर इट इज चीपली अवेलेबल, वो वहां से अनाज खरीदते थे जहाँ चीपली मिलता था, सस्ता मिलता था। एंड कैरी टू प्लेस वेयर, और वहां जाकर इसको बेच देते थे जहां पर वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता था, महंगा होता था। फ्रॉम देयर दे अगेन रिलोडेड देयर ऑक्शन विद एनीथिंग्स दैट कैन बी प्रॉफिटेबली सोल्ड इन अदर प्लेसेस, और वहाँ अनाज के बदले में कोई दूसरी वस्तु खरीद लेते थे और उसको खरीद कर अपने बैलों की पीठ पर रखते थे और किसी दूसरे स्थान पर बेचने के लिए चल पड़ते थे। इस प्रकार इन्हें टांडा दे मे बी एज मैनी एज 700 पर्सन, तो एक टांडा का जो लोगों का बंजारों का ग्रुप होता था उसमें 600 से 700 व्यक्ति होते थे। दे डू नॉट ट्रेवल मोर देन 6 to 7 मील्स ए डे, वो एक दिन में 6 से 7 मील की से ज्यादा यात्रा नहीं करते थे। टू इन द कूल वेदर, जब ठंड का मौसम होता था, आफ्टर अनलोडिंग देयर ऑक्सन, अपने बैलों का जो बोझ होता था उसको उतार कर दे टर्न देम फ्री टू ग्रेज, और उसको छोड़ देते थे फ्री चरने के लिए। देर इज एनफ लैंड हेयर एंड नो वन देयर जो फॉरबिड देम, तो इस प्रकार वहां पर जो जमीन होती थी वो काफी होती थी और उनको रोकने वाला कोई नहीं होता था। तो ये किसके द्वारा बताया गया है, एक अंग्रेज व्यापारी था पीटर मंडी, जिसके द्वारा उस टाइम के जो बंजारे ग्रुप होते थे उनके बारे में बताया गया है कि कैसे वो एक्टिविटी करते थे। मैनी पेस्टल ट्राइब्स रियर्ड एंड सोल्ड एनिमल्स, बहुत सारी जो पशु पालने वाले जनजातियां होती हैं उनके अपने जो एनिमल्स होते हैं उनको बेचते हैं, सोल्ड करते हैं, सच एज कैटल पशु, घोड़े, टू प्रोस्परियस पीपल्स जो समर्थशाली लोग होते थे
अमीर लोग होते थे उनको बेच देते थे। डिफरेंट कास्ट ऑफ पैटी पैडलर्स आल्सो ट्रेवल फ्रॉम विलेज टू विलेज। तो इस प्रकार दूसरी जाति के जो फेरी वाले लोग थे वो एक गांव से दूसरे गांव पर बेचते रहते थे या घूमते रहते थे। दे मेड एंड सोल्ड वेयर्स सच एज रोप्स। तो वो दूसरी वस्तुओं भी बेचते थे जैसे रस्सी, रीड्स, स्ट्रॉ मैटिंग्स एंड कोरा सैक्स। तो जैसे बोरी या मैट बने हुए मैट है, तो इस प्रकार जो रस्सियां हैं वो भी बेचते थे। समटाइम मेडिसियंट्स एक्टेड एज द वेंडरिंग मर्चेंट। कुछ जो व्यापारी होते थे, सौदागर होते थे, वो एज ए किसका काम करते थे? एक्टिव वेंडरिंग मर्चेंट्स। मेंडिसियंट होते हैं, भिक्षुक का काम भी करते थे। दे वर कास्ट ऑफ द एंटरटेन्स हु परफॉर्म डिफरेंट टाउन एंड द विलेज फॉर देयर लाइवलीहुड। तो कुछ ऐसे लोग होते थे जो इंटरटेनमेंट करते थे, तमाशा दिखाने वाले होते थे, जिसमें गायक भी होते थे, डांसर भी होते थे, सिंगर भी होते थे। तो अलग अलग तरीके से लोगों का एंटरटेनमेंट करते थे। विलेजेस फॉर देयर लाइवलीहुड, और गांव गांव जाकर वो अपना कला दिखाते थे। तो ये कौन करते थे? ट्राइबल सोसाइटी के लोग करते थे। अब चेंजिंग सोसाइटी, न्यू कोस्ट एंड हायरार्कीज। तो किस प्रकार जो बदलाव आया है समाज के अंदर, या बदलता हुआ समाज, नई जातियां और नई जो श्रेणियां वो कैसे बनाई गई थी? एज द इकोनॉमी एंड द नीड ऑफ सोसाइटी ग्रू। तो किसकी जरूरत थी? इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के लिए, और समाज की जरूरत को पूरा करने के लिए। नीड्स किसकी थी? सोसाइटी को ग्रू करने के लिए, ऊपर उठाने के लिए, आर्थिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए और समाज को ऊपर उठाने के लिए। पीपल विद न्यू स्किल्स वे रिक्वायर्ड, लोगों की जरूरत थी नए स्किल अपनाने की। स्मॉलर कास्ट, जो छोटी जातियां थी, और जाति मर्ज विद वर्न्स, वर्ण के आधार पर जो जातियां बनाई गई थी। एग्जाम्पल के तौर पर न्यू कास्ट अपीयर्ड ऑलमोस्ट द ब्राह्मण। सारी जातियां जो किसके द्वारा बनाई गई थी? ब्राह्मणों के द्वारा। वन द अदर हैंड, दूसरी साइड में मैनी ट्राइब्स एंड सोशल ग्रुप्स वर टेकन इनटू कास्ट बेस्ड सोसाइटी एंड गिवन द स्टेटस ऑफ जाति। तो कई जो जातियां थी, जो जनजातियां थी, ये इनके ग्रुप्स को अलग अलग जाति में डिवाइड किया और समाज के अंदर इनको शामिल कर लिया, जाति के अंदर इनको शामिल कर लिया गया। स्पेशलाइज्ड आर्टिसियंस, स्मिथ जो कारीगर का काम करते थे, जैसे स्मिथ सुनार का काम करते थे, कारपेंटर का काम करते थे, मैसन मिस्त्री का काम करते थे। तो वर आल्सो रिकॉग्नाइज एज सेपरेट जाति, तो उनको अलग से जाति का मान्यता दी गई थी। बाय द ब्राह्मण, किसके द्वारा? ब्राह्मणों के द्वारा। जाति रेदर देन वर्ण, तो वर्ण के आधार पर जातियां बनाई गई थी। विकम द बेसिस और ऑर्गेनाइजेशन टू, इस प्रकार समाज के संगठन का आधार बनाया गया था वर्ण की बजाय जाति। पहले वर्ण होते थे, 4 वर्ण बताए गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड ब्राह्मण, अक्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। तो इस वर्ण की बजाय अब उनके कास्ट, जो उनका जो काम होता था उसके आधार पर उसको रिकॉग्नाइज किया जाता था, अलग से जाति बनाई गई थी। जैसे जो कारपेंटर थे, स्मिथ थे, मैसन थे, तो उसके आधार पर उनकी जाति को डिवाइड किया गया था। अब है डेलिब्रेशंस ऑन जाति, कैसे जाति के ऊपर विचार विमर्श किया गया था। ये 12th सेंचुरी इंस्क्रिप्शंस, एक 12वीं सदी के अभिलेख में क्या दिखाया गया है? उय्याकोडेन उदयार, उय्याकोडेन उदयार इन तिरुचिरापल्ली तालुक, ये जगह का नाम है। 12वीं सदी में एक अभिलेख मिला था उय्याकोडन उदयार, जो तिरुचिरापल्ली तालुक में स्थित था। तो इसमें क्या बताया गया था? जो एट प्रेजेंट हमारा जो तिरुचिरापल्ली नामक जगह है वो तमिलनाडु में है, जिसमें दिखाया गया था इन ए सभा ब्राह्मण, एक सभा के बारे में बताया गया है। ब्राह्मणों की एक सभा बनाई गई थी, वो कैसे होती थी उसके बारे में। दे deliberated on the status of a group known as the रथकार, जो किसके नाम से जाने थे? रथकार के नाम से जाने थे, यानी कि रथ बनाने वाले व्यक्ति। तो उसकी जो स्थिति के बारे में बताया गया है, उसके स्टेटस के बारे में बताया गया है। लिटरली चैरियट मेकर, रथ बनाने वाले। दे लेड डाउन देयर ऑक्यूपेशन, उनको अपने जो व्यवसाय होता था उसको नीचे लिखते थे। विच वर नो इंक्लूड आर्किटेक्चर्स, बिल्डिंग कोचेज एंड चैरियट्स
erecting a gateway for temple with image in them, preparing wooden equipments used to perform sacrifice, and building मंडप्स मेकिंग जेल फॉर द किंग। तो वो क्या काम करते थे ये? तो इस प्रकार इस जाति का जो कार्य होता था, जो रथ बनाने का काम थे, रथकार थे, तो उनमें क्या क्या काम इंक्लूड किए गए थे? आर्किटेक्चर यानी कि वास्तुकला, बिल्डिंग कोचेज एंड चैरिट रथों का और गाड़ियों को बनाना, इरेक्टिंग गेटवेज यानी कि मंदिर का द्वार बनाना टेम्पल का, उसमें मूर्तियां बनाना, और जो सेक्रीफाइस के जो लकड़ियां यूज की जाती थी, बलि के लिए लकड़ियों के साथ सामान तैयार करना, मंडप बनाना, एंड जो ज्वेलरी थी जेवर बनाना, किसके लिए? राजा के लिए। ये सब काम कौन करते थे? रथकार। तो ये जाति के आधार पर अलग अलग जो उनके काम के आधार पर जाति बनाई गई थी उसके बारे में बताया गया है। अमंग द क्षत्रिय, अब हम यहाँ क्षत्रिय के बारे में रीड करेंगे। न्यू राजपूत क्लैंस बिकेम पावरफुल बाय द 11th एंड 12th सेंचुरी। जो राजपूत गांव के लोग थे, परिवार वाले लोग थे, वो पावरफुल बन गए थे। कब? 11th और 12th सेंचुरी में। कब पावरफुल बने थे? 11th और 12th सेंचुरी में। दे बिलोंग टू डिफरेंट लाइनेजेस सच एज हुन्स, चंदेल्स, चालुक्यस। तो ये जो राजपूत थे ये अलग अलग वंश परंपरा से रिलेटेड थे, जैसे हुनों से, चंदेलों से और चालुक्य से। सम ऑफ दीज टू हैड बीन ट्राइब्स अर्लियर, इनमें से कुछ जो पहले जनजातियां रही होंगी। मैनी ऑफ देम क्लैन कम टू, इनके जो कुछ परिवार थे, बी रिगार्डिंग एज राजपूत, जो अपने आप को राजपूत मान लिया था। जिन्होंने कुछ जो ट्राइब सोसाइटी थी इनमें से उन्होंने अपने आप को राजपूत मान लिया है। कोई किस किस ने? हुनों में से, चंदेलों में से, चालुक्य में से। दे ग्रेजुअली रिप्लेस्ड ओल्डर रूलर्स, तो वो पुराने जो राजपूत थे उनकी जगह उन्होंने रिप्लेस कर दी थी। रूलर थे, जो ओल्डर रूलर थे, शासक थे, उनकी जगह यहाँ पर रिप्लेस हो चुकी थी। स्पेशली इन एग्रीकल्चर एरिया, जो खेती का एरिया था, हेयर ए डेवलप सोसाइटी वाज एमरेजिंग, वहां पर एक अच्छे समाज की विकास हो चुका था। रूलर यूज देयर वेल्थ टू क्रिएट पावरफुल स्टेट्स, तो जो शासक थे वो अपनी संपत्ता का, अपनी जो उसकी वेल्थ थी, जो उसके पास जितनी भी धन संपदा थी, उसका प्रयोग अपने राज्यों को शक्तिशाली बनाने में कर रहे थे। तो यानी कि वो अपने राज्यों को पावरफुल बनाने के लिए उनके पास जो धन था उसका प्रयोग कर रहे थे। राइज ऑफ राजपूत क्लैन टू द पोजीशन ऑफ रूलर सेट एन एग्जाम्पल फॉर द ट्राइबल पीपल टू फॉलो। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के द्वारा राजपूत का जो उदय हुआ था उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। ग्रेजुअली विद द सपोर्ट ऑफ द ब्राह्मण, किसकी मदद से? ब्राह्मणों की मदद से। मैनी ट्राइब्स बिकेम पार्ट ऑफ कास्ट सिस्टम, कई जो जनजातियां हैं वो किसका पार्ट बन चुकी थी? कास्ट सिस्टम का, जाति व्यवस्था का। बट ओनली द लीडिंग ट्राइबल फैमिली कुड ज्वाइन द रूलिंग क्लासेज, ए लार्ज मेजोरिटी ज्वाइन द लोअर जातीज टू सोसाइटी। तो इस प्रकार सिर्फ कुछ जातियां ही थी जिन्होंने कास्ट सिस्टम को अपनाया था, बाकी जो कुछ ट्राइब थी जिन्होंने कास्ट सिस्टम को नहीं अपनाया गया था। तो इस प्रकार उनकी जो ज्यादातर जनसंख्या थी, ए लार्ज मेजोरिटी ज्वाइन, ज्यादा जनसंख्या थी जो ट्राइब सोसाइटी की, वो किसको ज्वाइन कर पाई? लोअर जाति की जो व्यवस्था थी उसको ही अपना पाई। सभी को हाई जाति, हाई कास्ट की सोसाइटी में शामिल नहीं किया गया। कुछ जो संख्या थी उनकी, उनको लो जाति में शामिल किया गया। ऑन द अदर हैंड मैनी कमेंट्स ट्राइब्स डोमिनेंट्स ट्राइब्स टू ऑफ पंजाब, पंजाब की कुछ जो जनजातियां थी, सिंध की थी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की थी, अडोप्ट इस्लाम क्वाइट इर्ली, उन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया। दे कंटिन्यू रिजेक्ट द कास्ट सिस्टम, वो लगातार कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट करते रहे। द इनइक्वल सोशल ऑर्डर, तो इस प्रकार जो है समाज का असमान ऑर्डर है या असमान व्यवस्था है, सामाजिक की जो असमान व्यवस्था है, हिंदुइज्म वाज नॉट वाइडली एक्सेप्टेड इन दिस एरिया, तो इस एरिया में हिंदुइज्म को ज्यादा स्वीकार नहीं किया गया। कुछ इस्लाम या मुस्लिम धर्म को भी कुछ लोगों के द्वारा अपनाया गया। द emergence of state is closely related to social change almost tribal people,
टू एग्जाम्पल ऑफ दिस इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द हिस्ट्री एंड डिस्क्राइब्ड बिलो। अब हम यहाँ किन्हीं दो मुख्य एग्जाम्पल के लिए इस के नीचे यहाँ रीड करेंगे। किसी दो सामाजिक जो जनजातियां थी, ट्राइब सोसाइटी थी, उनके बारे में हम क्या बदलाव आया, कैसे उनके बारे में हम यहाँ रीड करेंगे। तो फर्स्ट है जो कौन सी ट्राइब्स के बारे में, द गोंड्स के बारे में हम यहाँ रीड करेंगे। गोंड्स लिव्ड इन वेस्ट फॉरेस्टेड रीजन कॉल्ड गोंडवाना। जो गोंड ट्राइब्स जो जनजातियां हैं ये गोंडवाना एरिया में रहती थी, गोंडवाना के फॉरेस्टेड एरिया में रहती थी। कंट्री इनहेबिटेड बाय गोंड्स, तो इस प्रकार दे प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये जो ज्यादातर जातियां थी, जनजातियां थी गोंड्स, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन करती थी, यानी कि जंगलों को काट कर थोड़े टाइम के लिए एक एरिया में खेती की, फिर उसको छोड़कर दूसरे एरिया पे जाके खेती करना शुरू कर दिया। लार्ज गोंड ट्राइब्स वर फर्दर डिवाइड इनटू मैनी स्मॉलर क्लैंस। तो जो बड़ी बड़ी ग्रुप थे गोंड ट्राइब्स के, इनको कुछ स्मॉलर क्लोन में भी बांटा गया। ईच क्लैन हैज इट्स ओन राजा और राजे, तो एक अपने क्लैन का एक राजा होता था या राय होता था। द टाइम दैट द पावर ऑफ द दिल्ली सल्तनत, जो दिल्ली सल्तनत के टाइम पर एक राजा की पावर होती थी, दिल्ली सल्तनत के टाइम पर जो राजा की पावर होती थी, ए फ्यू लार्ज गोंड किंगडम वर बिगिनिंग टू डोमिनेट द स्मॉलर गोंड चिफ्स। तो उसी की तरह ही जब दिल्ली सुल्तानों की जो पावर कम हो रही थी, उसी समय जो ये गोंड ट्राइब सोसाइटी थी, इनके सरदारों ने अपनी पावर को बढ़ाना शुरू कर दिया था, स्टार्टिंग कर चुके थे। द अकबरनामा है हिस्ट्री ऑफ अकबर रीजन, एक अकबरनामा बुक है, हिस्ट्री बताई गई, इतिहास बताया है अकबर के बारे में। मेंशन द गोंड किंगडम ऑफ गढ़कंटका दैट हैड 70,000 विलेजेस। अकबरनामा बुक में यह बताया गया कि जो गढ़कटंका है उसमें कितने गांव शामिल किए गए थे, 70,000 विलेजेस को शामिल किया गया था। द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ दिस किंगडम्स, तो उस राजधानी का जो प्रशासन व्यवस्था थी, बिकमिंग सेंट्रलाइज्ड, केंद्रीकृत होती जा रही थी। ये एक ही जगह पर उसका शासन किया जा रहा था, एक मुखिया बनाकर शासन किया जा रहा था। किंगडम वाज डिवाइड इनटू, राजधानी को बांटा गया था किसमें, ग्रह में। किंगडम को ग्रह में, गढ़कटंका में कितने विलेजेस को शामिल किया गया है, 70,000 में। और फिर जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, इसको सेंट्रलाइज किया गया था और फिर इसको बांटा गया था किसमें, इनटू गढ़। किसमें बांटा गया था, गढ़ में बांटा गया था। ईच गढ़ वाज कंट्रोल, एक जो गढ़ था उसको कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता था, बाय ए पार्टिकुलर गोंड क्लैन से। तो किसी गोंड के कुल परिवार के द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता था एक गढ़ को। दिस वाज फर्दर डिवाइड इनटू यूनिट ऑफ 84 विलेज कॉल्ड 84। तो इस प्रकार का जो क्लैन बनाया गया था, तो उसमें बाद में इसको डिवाइड किया गया आगे जाकर 84 विलेजेस में। क्लैन को 84 विलेजेस में डिवाइड किया गया, जिसका नाम 84 रख दिया गया। अब 84 वाज सब डिवाइडेड, 84 को भी उसके बाद बांटा गया था बहरोठ में। बहरोठ में कितने गांव को शामिल किया गया था, 12 विलेजेस में। जैसे कि हम एग्जांपल समझते हैं, हमारा इंडिया है, इंडिया में 28 स्टेट हैं, 8 हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं और ये हमारे स्टेट हैं। तो इस स्टेट के अंदर हम क्या बनाते हैं, डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या बनाते हैं, ब्लॉक बनाते हैं। इस प्रकार का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है उसको चलाने के लिए स्टेट में डिस्ट्रिक्ट बनाए, डिस्ट्रिक्ट में हमने ब्लॉक बनाए, ब्लॉक से अपने अपने गांव के अंदर सिस्टम, ये म्यूनसिपल कमेटी बनाई। तो इस प्रकार जो सिस्टम है ये एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के चलाने के लिए उस समय जो गोंड जनजातियां थी उस समय वहाँ 84 बारोट्स क्लैन के रूप में डिवाइड किया गया था। तो ये यही दे रखा है, ये जो गोंडवाना एरिया में जहाँ पर ये रहते थे, ये यहाँ पर रहते थे, ये गोंडवाना एरिया है जहाँ पर ये जनजातियाँ पाई जाती, ट्राइब पाई जाती थी। इमरजेंसी ऑफ लार्ज स्टेट चेंज द नेचर ऑफ गोंड सोसाइटी। तो इस प्रकार की जो ये सोसाइटी थी, इसका जो चेंज था वो बदलाव आया था। दे बेसिकली इक्वल सोसाइटी ग्रेजुअली गो डिवाइड इन अनइक्वल सोशल क्लासेस। तो इसने जो सामाजिक ग्रुप बनाए गए थे अलग अलग, अनइक्वल सोसाइटी को डिवाइड किया गया था अनइक्वल सोशल क्लासेस में, इनके असमान जो सामाजिक क्लासेस बनाई गई थी
ब्राह्मण रिसीव, जो ब्राह्मण होते थे उनको जमीन दान मिलती थी, ग्रांट में मिलती थी। ब्राह्मण रिसीव लैंड ग्रांट्स फ्रॉम द गोंड राजा, गोंड के जो राजा होते थे उनसे जमीन को मिलती थी। बिकेम मोर इन्फ्लुएंसिंग द गोंड चीफ नाउ विश टू रिकॉग्नाइज एज राजपूत, जो गोंड के मुखिया थे वे अपने आप को अब राजपूत मानना शुरू कर दिया था। जैसे कि अमनदास ने, द गोंड राजा ऑफ ग्रह कटंका, जो गोंड के टाइम पे एक राजा था, एज्यूम द टाइटल संग्राम शाह, उसने अपने आप को एक टाइटल दिया था जिसका नाम क्या रख दिया गया था, क्या टाइटल दिया गया था, संग्राम शाह के नाम से उसने उपाधि धारण की थी। उसके हिज सन, उसका जो बेटा था दलपत, मैरिड प्रिंसेस दुर्गावती, जो राजकुमारी दुर्गावती थी उसकी शादी उसके बेटे संग्राम शाह का जो उपाधि ली थी जिस अमनदास ने, उसके बेटे की शादी हुई थी डॉटर ऑफ सालवाहन, सालवाहन चंदेल राजपूत राजा ऑफ महोबा। तो जो चंदेल राजा थे महोबा के, उसकी बेटी थी राजा साहलवान की बेटी दुर्गावती के साथ उसका विवाह था। इस प्रकार जो ग्रुप थे ये गोंड के, ये पावरफुल होते जा रहे थे। इन्होंने अपने आप को उपाधि देना शुरू कर दिया था। तो दूसरे शासकों के साथ इनकी जो शादी के रिश्ते थे वो भी होने शुरू हो चुके थे। दलपत हाउएवर डाइड अर्ली, जो दलपत है वो जल्दी ही कम ही उम्र में वो मारे गए। रानी दुर्गावती वाज वेरी कैपेबल, योग्य थी जो रानी दुर्गावती थी, एंड स्टार्टेड रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ हर 5 ईयर ओल्ड सन, तो उसने शासन शुरू कर दिया था, शासन चलाना शुरू कर दिया था उसका जो 5 साल का बेटा था उसके बिहाफ पर। उसका एक बेटा था, क्योंकि जो दलपत थे उसके पति उसकी जल्दी डेथ हो गई थी, तो उसके बेटे के 5 साल के बेटे के बिहाफ पर उसने शासन संभालना शुरू कर दिया था, जिसका नाम क्या था, वीर नारायण। अंडर हर द किंगडम बिकम इवन मोर एक्सटेंसिव, उसके कंट्रोल में उसकी राजधानी, उसका जो राज्य का अधिक विस्तार हुआ था। 1565 में मुगल फोर्सेस अंडर आसिफ खान अटैक्ट ग्रह कंटका। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने अटैक कर दिया किस पर, गढ़ कटेंगा पर, जहां पर रानी दुर्गावती शासन कर रही थी। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वाज पुट अप बाय रानी दुर्गावती, दुर्गावती ने उसका सामना किया अच्छी तरह से मुगल सेना का। एंड शी वाज डिफीटेड एंड प्रेफर्ड टू डाई रेदर देन सरेंडर हिज सन टू डाइड फाइटिंग सून आफ्टर। तो उसकी मुगल फोर्सेस के सामने, सेना के सामने उसकी हार हुई। उसने समर्पण करने की बजाय, सरेंडर करने की बजाय वो लड़ते हुए मारा जाना बेहतर समझती थी। उसका पुत्र भी लड़ता हुआ मारा गया था। जो वीर नारायण था, ये किसके बारे में हमने बात कर रहे हैं, गोंड के बारे में, कि कैसे वो इतने पावरफुल बन गए कि उनकी रानी थी वो भी एक पावरफुल रानी हो गई थी। ओके, अब गढ़ कटंका वाज ए रिच स्टेट, गढ़ कटंका एक अमीर राज्य स्टेट है। इट अर्न मच वेल्थ बाय ट्रैपिंग एंड एक्सपोर्टिंग, तो उन्होंने बहुत सारा जो धन था वो इकट्ठा कर लिया था एक्सपोर्ट करने से और ट्रैपिंग करने से। वाइल्ड एलिफेंट टू अदर किंगडम्स, दूसरी राजधानियों से किसको कैप्चर किया था, ट्रैप किया था, जंगली हाथियों को पकड़कर और उनको एक्सपोर्ट करके उन्होंने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया था। व्हेन द मुगल डिफीटेड द गोंड्स, जब मुगलों ने गोंड्स को हराया, दे कैप्चर ह्यूज ब्यूटी ऑफ प्रीसियस क्वाइंस एंड एनिमल्स, तो उन्होंने बहुत सारे कीमती सिक्के और हाथियों को अपने कब्जे में कर लिया था। सिक्कों को, प्रीसियस सिक्कों को और एलिफेंट्स हाथियों को अपने कब्जे में लूट लिया था, कब्जे में कर लिया था। दे अनेक्स्ड ए पार्ट ऑफ द किंगडम एंड ग्रांटेड द रेस्ट टू चंद्र शाह, तो उस एरिया को अपने कब्जे में कर लिए और बाकी जो एरिया था, जो वीर नारायण था दुर्गावती का बेटा, उसके चाचा चंद्र शाह को ही दे दिया गया था। गोंड किंगडम सर्वाइव्ड फॉर सम टाइम्स, गोंड जो किंगडम थी धीरे धीरे वो उसका पतन होता चला गया। दे बिकेम मच वीकर, वो कमजोर होता चला गया। एंड लेटर स्ट्रगल्स अनसक्सेसफुली अगेंस्ट द स्ट्रोंगर बुंदेलैंड मराठास, अब उसके बाद जो मुगलों के हमले के बाद अब वो इतने शक्तिशाली नहीं रहे थे, कमजोर होते चले गए थे। जिस वो बुंदेलों और मराठों के द्वारा जो हमला किया गया था उसमें वो नहीं जीत पाए थे, वो असफल रहे थे। कौन, गोंड के जो मुखिया थे,
जो दरबारी थे वो इनके सामने नहीं टिक पाए। किसके सामने नहीं टिक पाए? बुंदेले और मराठों के पारे। पहले तो ये रानी मुगलों का सामना नहीं कर पाई, मुगलों का सामना करते करते मर गए। मुगलों ने वहां से बहुत सारा सामान लूटा, हाथियों को ले गए, और फिर यहाँ कुछ पार्ट था वो राजा किसको छोड़ गए? जो वीर नारायण के चाचा थे उसको यहाँ का शासक बनाकर छोड़ गए, लेकिन वो धीरे धीरे कमजोर होता चला गया और बुंदेलों और मराठों का सामना नहीं कर पाया। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो को ध्यान से सुनना है और लेसन को समझना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।